एक बात और बता रहा हूँ मैं आपको, दंगा इस बार फैलेगा भी नहीं। ये कितनी कोशिश कर लें, 2 बजे। अब जाट को पता है, गुज्जर को पता है और लोगों को पता है, कहना नहीं यार दंगे में तो बहुत नुकसान होगा। अब वो दंगे की तरफ नहीं बढ़ रहा है। ये थोड़ी मोटी झड़प जगह जगह करा सकते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता। तो हर जगह दंगे के पीछे इस तरह की आर्थिक जिम्मेदार चीज़ें थी, वजूहत थी। मुरादाबाद में भी ऐसा ही था और आपका अलीगढ़ में भी यही होता। अलीगढ़ में तारा कारोबार ऐसा ही है। तो जहाँ इस तरह कोई ना कोई इंडस्ट्री होती तो वहाँ दंगा होता था। शुरुआत बरेली से होनी थी। कांवड़ियों उस एसएसपी का ट्रांसफर हुआ रातों रात, उसने वहाँ एक दंगा रोक दिया। उससे पहले ट्रेन में फायरिंग हुई। सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। राहत इंदौरी साहब का ये शायर पूरे भारत में एक सुर के साथ गूंजा है। दोस्तों नमस्कार, स्वागत आप सभी का गांव गुहांड में। मैं अनिरुद्ध चौहान। नूह मेवात की घटना ने पूरी दुनिया में कोहराम मचा दिया है। 2013 में जब झगड़ा हुआ था, उस समय मुजफ्फरनगर चारों तरफ सुनाई दे रहा था। हर किसी की जुबान पर मुजफ्फरनगर था। एक समय था जब उत्तर प्रदेश में, मैं पहले भी इस चीज़ के ऊपर बोल चुका हूँ, भारत की 2 राजधानियाँ थी। भारतीय राजधानी थी द कैपिटल ऑफ इंडिया दिल्ली, और क्राइम की कैपिटल थी मुजफ्फरनगर। जिस तरीके से मुजफ्फरनगर का नाम हर जगह आता था, दंगों में फसाद में मुजफ्फरनगर का नाम आता था, उसी तरीके से अब दंगे हर जगह भड़क रहे हैं। अभी नूह की घटना आपने देखी, जिस तरीके से बड़े बड़े हथियारों के साथ वहाँ फायरिंग हुई, उसको देखकर लगता है देश में कानून व्यवस्था चरमरा गई है, कानून व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है, और हमारी सरकारें कानून को साथ में रखते हुए भी कहीं ना कहीं घुटने टेक चुकी है। अभी हमारे साथ में बातचीत करने के लिए लोकेश सलारपुरी जी हैं, वरिष्ठ समाज सेवी हैं और अच्छे तरीके से हर जो विषय होते हैं उन पर अपनी अच्छी पकड़ रखते हैं। लोकेश जी, स्वागत है आपका हमारे चैनल गांव गुहांड में। शुक्रिया अनिरुद्ध चौहान जी। क्या लगता है आपको, नूह की घटना ने झकझोर दिया है? कुछ युवक कह रहे हैं कि झगड़ा हो जाना चाहिए था, आज ये खून का बदला खून होगा। ये बजरंगी साहब जी आ जाते हैं, मानेसर साहब जी आ जाते हैं, वीडियो वायरल होते हैं। पहले कहते हैं तुम्हारे जी जाएंगे, स्वागत नहीं करोगे, फिर कहते हैं कि कोने में लग के रो रहे हैं। ऐसे क्यों हो रहा है ऐसे देश में, जिस देश में संविधान है, जिस देश में कानून है, जिस देश में पुलिस है, जिस देश में आर्मी है, उस देश में ऐसा क्यों हो रहा है? आपने बताया ना अभी कि झकझोर दिया, लेकिन आपने ये नहीं बताया किसको झकझोर दिया। असल में जनता नहीं झकझोरी गई, सरकार झकझोरी गई। सरकार को उम्मीद नहीं थी दंगा इतनी बुरी फ्लॉप होगा। ये एक थोड़ी झड़प, एक थोड़ी हिंसा बन के रह गया। जो दंगों की चेन चाहते थे वो नहीं हो पाई। शुरुआत बरेली से होनी थी। कांवड़ियों उस एसएसपी का ट्रांसफर हुआ रातों रात, उसने वहाँ एक दंगा रोक दिया। उससे पहले ट्रेन में फायरिंग हुई, वो नहीं चल पाया। फिर नूह में हुआ, चल नहीं पाया ज़्यादा। ये तो पूरी प्लानिंग थी सारी की सारी। और अनिरुद्ध जी, दंगों के इतिहास पे जाइए आप। पहले दंगे केवल शहर में होते थे, दंगे पहले देहात में नहीं होते थे। 2013 में इन्होंने नया प्रयोग किया कि दंगे देहात में पहुंचे थे। अब आप पूछ रहे हो कि दंगे देहात में कैसे पहुंच गए, शहर में क्यों होते थे? शहर में दंगा इसलिए होता था कि आरएसएस आमतौर पर देहात में सक्रिय नहीं थी। भाजपा पार्टी को भी शहरों की पार्टी माना जाता था। उच्च मध्यम वर्ग की पार्टी कही जाती थी। बनिए, कहते थे हमारे बुजुर्ग, ये बनिए ब्राह्मणों की पार्टी है, ये कहा जाता था। ये जब उनकी जो सरमाएदार है उनकी पार्टी, हमारे बुजुर्ग बोलते थे। तो इस शहर में एक्टिव रहती ज़्यादा पार्टी, देहात में इनका ज़्यादा योगदान था नहीं, तो दंगा देहात में जा नहीं रहा था। मेरठ का दंगा मुझे अच्छी तरह पता। मेरठ में 87 में दंगा होता था। पहले यूपी में अलीगढ़, आपका मेरठ और मुरादाबाद, ये 3 दंगों के गढ़ थे। तीनों जगह लघु उद्योग बड़े डेवलप थे। जैसे मेरठ में था बुनकर समुदाय, तो जब राजीव गांधी की सरकार थी, उन्होंने बुनकरों के लिए कोऑपरेटिव सोसाइटी, उनके जो कई बार आर्थिक जरूरतें उनके लिए वो लागू किया था। उससे पहले महाजनों पर डिपेंड थे। महाजन उनको पैसा देते थे, वो मजदूरी करते, चुकता करते, हमेशा कर्ज में रहते थे। राजीव गांधी एक बड़े चीज़ लेकर आए थे, राजीव सरकार थी जब, उन्होंने इनके लिए एक सोसाइटियों का गठन किया था। उस बात पे जो महाजन थे वो मोस्टली आरएसएस से जुड़े हुए लोग थे, उनको दिक्कत थी। अब वो दंगा फैल गया। दंगा फैलने में क्या हुआ कि सारे काम धंधे बंद हो गए। कोऑपरेटिव सोसाइटी, सरकार की सुविधा आपके दंगों में पैसा लेके थोड़ी घर जाएगी। ये लोग घर घर गए, उनको पैसा दिया, दंगा बाद में ख़त्म हो गया, लेकिन वो सोसाइटी टूट गई थी। वो काम फिर बुनकर उनके महाजनों के हाथ में आ गया था। तो हर जगह दंगे के पीछे इस तरह की आर्थिक जिम्मेदार चीज़ें थी, वजूहत थी। मुरादाबाद में भी ऐसा ही था और आपका अलीगढ़ में भी यही होता। अलीगढ़ में तारा कारोबार ऐसा ही है। तो जहाँ इस तरह कोई ना कोई इंडस्ट्री होती तो वहाँ दंगा होता था। 2013 में क्या हुआ, 2012 में मुजफ्फरनगर में ये दंगा जो देहात में फैलाया। अगर शायद यहाँ बहुत लोग को पता है, शुरुआत गंगों से होनी थी। बहुत बार कोशिश की गई थी, नहीं हो पाई थी। फिर देवबंद में कोशिश की गई, नहीं हो पाई थी। ये अंततः वहाँ जाकर हुआ था, मुजफ्फरनगर में जाट का, उनका मुसलमानों का कवाल कांड हुआ था। तो क्यों हुआ देहात में?
चूंकि जब तक भाजपा ने अपने पैर पसारे थे, आरएसएस ने पैर पसारे थे, वो देहात में गई थी। उन्हें पता था कि क्रिया की प्रतिक्रिया कैसे कराई जाती है। वो बहुत साइकोलॉजी से खेलते हैं आपकी। इसमें कुछ मोमडन के भी कुछ ऐसे संगठन है कट्टरपंथी, वो भी इनकी मदद करते हैं, जैसे आज भी मौलाना करते हैं, बयान देते हैं उल्टे सीधे, लोगों में रोष फैलता है। तो दंगे की क्रोनोलॉजी को बहुत बेहतर, इसकी साइकोलॉजी को बहुत बेहतर आरएसएस समझती है वो ढंग से। अब इस बार मैंने अभी कहा कि वो दंगा फैल नहीं पाया। क्यों नहीं फैल पाया दंगा? ये जाट को अच्छी तरह पता था, इन्होंने बहुत कोशिश की जाट दंगे में इंक्लूड हो। जाट को पता था 6200 लोगों को मुकदमा चलाया हुआ, वो अकेले झेलते रहे, कोई नहीं आया उनको बचाने के लिए, किसी ने कोई मदद नहीं करी। आज भी बहुत सारे बच्चे जेल में हैं, जाटों के, हिंदुओं के, मुसलमानों के बहुत सारे बच्चे जेल में हैं। बर्बाद मुसलमान हो गया जेल में, ये लोग जाट चले गए। उन्हें पता था दंगे में घुसे बर्बाद हो जाओगे। वैसे भी दंगे में आमतौर पर हथियार ओबीसी और इस तरह की जातियां बनते, गाँव देहात के आदमी को ये हथियार बनते। ये जो दंगा फैलाते हैं ये खुद कभी दंगे में शामिल नहीं होते। बजरंग दल के कार्यकर्ता कभी दंगे में सीधे शामिल नहीं होते, किसी मेरे तुम्हारे बागी को पकड़ कर लेके आएंगे। वो समझ गए कि नहीं, दंगे से कोई लाभ नहीं है। और गुज्जर, जाट और आपकी जितनी और इस तरह मार्शल टाइप रेस हैं, उन्हें दंगे में शामिल करते थे, वो दंगों से बचे हुए, इसलिए दंगा फैल नहीं पाया। और एक बात और बता रहा हूँ आपको, दंगा इस बार फैलेगा भी नहीं, ये कितनी कोशिश कर लें। 2 वजह जी। सोशल मीडिया जो दंगों को फैलाने में एक चीज़ थी, सोशल मीडिया अब इसका उल्टा काम कर रही है, दुधारी तलवार है सोशल मीडिया। इतनी तेजी में एक चीज़ फैल गई कि यार इन सब बड़े बड़े नेताओं के, बड़े बड़े इनके लड़के तो विदेश में पढ़ते हैं, हम साले दंगे में तलवार और वो लेके घूम रहे आगे बंदूक लेके, तो ये क्यों नहीं आगे हैं? इनके बच्चे बाहर पढ़ रहे हैं, हमारे बच्चे दंगों मर कट रहे हैं। ये चीज़ सबको पता लगी, सोशल मीडिया का प्रभाव बहुत ज़्यादा है। अब जाट को पता है, गुज्जर को पता है, और लोगों को पता है कि नहीं यार दंगे में तो बहुत नुकसान होगा। अब वो दंगे की तरफ नहीं बढ़ रहा है। ये थोड़ी मोटी झड़प जगह जगह करा सकते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि दंगों के एक बहुत बड़ी चेन ही अब लागू कर पाएंगे। लेकिन आप देख रहे होंगे सोशल मीडिया पर कई दिन से लिखा जा रहा है कि गुज्जर साथ में नहीं आया, जाट साथ में नहीं आया, राजपूत साथ में नहीं आया, और ये सारे हिंदू हैं, जाट भी हिंदू है, राजपूत भी हिंदू है, गुज्जर भी हिंदू है, ब्राह्मण भी हिंदू है, तो सबको मिलजुल कर रहना चाहिए। एक और वीडियो में देख रहा था, अगर ऐसा हो जाता तो मैं कानून को हाथ में ले लेता और सारे सनातनियों को एक हो जाना चाहिए। बागेश्वर धाम वाले बाबा भी ये कह रहे हैं, सारे सनातनियों को एक हो जाना चाहिए। तो फिर सनातनियों को एक होकर लड़ना किससे है? क्या सरकार बनाने के लिए सनातनियों को एक हो जाना चाहिए, या फिर मुसलमानों को यहाँ से काट मार के भगा देने के लिए एक हो जाना चाहिए? एक बात बताओ यार, ये लोग कहते हैं हिंदू खतरे में है, ठीक है जी, आप गुज्जर है, मैं गुज्जर हूँ, हम खतरे में है क्या? जी। जाट कहीं खतरे में है, ब्राह्मण कहीं खतरे में है, बढ़िया कहीं खतरे में है, दलित कहीं खतरे में है? वो कौन सी जाति है जो खतरे में है? और अगर एक खतरे में नहीं, पर हिंदू खतरे में कैसे है? और ये जो आप बता रहे हैं वीडियो चलते हैं, जो मैसेज आ रहे हैं, ये कौन लोग फैला रहे हैं? जरा उनके नाम चेक करना। ये फलाने जी हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन देखना कौन लोग हैं वो जो बार बार आपको उकसा रहे हैं, लेकिन उकसाव में कोई आ नहीं रहा है। अच्छा, जो ये मोनू मानेसर है एक, और वो बिट्टू बजरंगी है, उनके वायरल हो रहे हैं वीडियो बहुत ज़्यादा। वो कह रहे थे कि तुम्हारे जीजा आएंगे, स्वागत नहीं करोगे, फिर बाद में एक कोने में खड़े होकर रो रहे हैं कि मेरा साथ नहीं दिया। आपको क्या लगता है, क्या ऐसे लोगों के ऊपर शिकंजा कसा जाना चाहिए? एक तरफ तो मोनू मानेसर आकर धमकी देता है, बड़े बड़े हथियार आपने देखे होंगे, वीडियो बहुत तरीके से वायरल हो रहे हैं। ऐसे हथियार तो हमारी मात्र मुझे लगता है आर्मी के पास हैं, पुलिस वालों को भी एक थाने में शायद एक या 2 AK-47 दिए जाते हैं। तो ऐसे ऐसे हथियारों से कैसे वो आकर मतलब फायरिंग कर रहे हैं, वीडियो आके वायरल हो रहे हैं? आपको क्या लगता है, कैसे ऐसे लोगों के ऊपर शिकंजा कसा जाना चाहिए? ये तो कोई कहने की बात ही नहीं, शिकंजा कसा जाना चाहिए। और रिजल्ट आपकी बातों में ही आ गया। बिट्टू, क्या नाम आपने बताया, बिट्टू बजरंगी जो था वो पहले बड़ी बड़ी बात कर रहा था, और जैसे गिरफ्त में आता रो रहा था हु करके, यानी शिकंजा कसती उसके सारे कसबस ढिल्ले हो गए। मोनू मानेसर जो भी है कोई, इसका कस दो, ये भी ढिल्ला हो जाएगा। अरे भाई, अगर प्रशासन के पास बहुत पावर होती है, सरकार बहुत पावरफुल होती है, अगर आप चाहो सरकार से लड़के आप जीत पाओ, कभी नहीं जीत सकते। सरकार तो चाहती है अगर आप उनके खिलाफ कोई लड़े, हिंसा आ जा चुका, वहाँ पर सरकार का रास्ता खुल जाता है। तो ये जो टूल है, टूल किट है, मानेसर, बजरंगी, ये लोग टूल किट है। ये दंगा फैलाने में सरकार के टूल किट है, उन्हें यूज करती है सरकार इन लोगों को। इनका यूज जब तक सरकार करेगी तो ये छिटपुट घटनाएं होती रहेंगी। सरकार इनका बंद कर देगी तो इसका मतलब माना जाएगा सरकार अब दंगा नहीं चाहती। एक और मैं देख रहा था, जब मैंने ट्विटर खोला तो ट्रेंडिंग टॉपिक देखे जाते हैं, ट्रेंडिंग में क्या है, तो जाट जो है ट्रेंडिंग में था। जाट ने विरोध किया था दंगे का, वो शामिल नहीं हुए। हाँ, जी। तो क्या कारण है जाट को ट्रेंडिंग में लाया गया जानबूझ के? क्या सरकार भी इसमें छूट देती है कि ये चीज़ें ट्रेंडिंग में आ जाए, ताकि जिस तरीके से 2013 में जाट समाज ने इस लड़ाई में बढ़ चढ़ कर भाग लिया, अब नूह में भी इस तरीके से जाट समाज आ जाए ताकि दंगा और भी बड़ा हो जाए? सरकार को क्या फ़ायदा होगा? वहाँ तो बीजेपी की सरकार है अब भी।
उत्तर प्रदेश में जब 2013 का झगड़ा हुआ उस समय यहाँ पे अखिलेश यादव की सरकार थी, चलो मान लिया अखिलेश यादव को तो फायदा नहीं था, बीजेपी को फायदा हुआ, बीजेपी दंगा भी करा गई। लेकिन अब किसको फायदा होने वाला? तो वहाँ तो बीजेपी की ही सरकार है, हरियाणा में तो बीजेपी की सरकार है। देखिए, किसी भी स्टेट में कोई एक जाति नहीं रहती, जातियों का समूह रहता है। हमारा पूरा देश ही जातियों का और अलग अलग विचारधाराओं का समूह है। इसे यहाँ हमेशा बोलते हैं कि खूबसूरती इस देश की कि यहाँ अनेकता में एकता है, फेडरलिज्म एक गुलदस्ता है, एक गुलदस्ता है। अब वहाँ हरियाणा में अलग अलग जातियाँ रहती हैं। अब वो एक सारी जितनी हिंदू जातियाँ ज़्यादा है, मोहम्मदन जातियाँ कम है, सबको पता है। अब हिंदू जातियों में अपने अपनी जातियों को उभार की बात शुरू हुई, वो सरकार के विरोध में जाना शुरू हो गए। पिछले 2 सरकार की एंटी इनकम्बेंसी भी है। अब एक ही तरीका था, उनको एक सूत्र में पिरोया जाए। अगर आप सोशल मीडिया के मैसेज देखें, उनमें एक ही मुद्दा है, सब हिंदू हो जाओ। जब सब हिंदू हो जाएंगे, जो दूसरे लोग हैं वो उसमें जाएंगे, माइनॉरिटी में, अल्पमत में जाएंगे, बहुमत में होंगे, तो सरकार फिर सरकार बना लेगी। जो वर्तमान सरकार है वो दोबारा उनको बम्पर वोट मिलेगा। ये साजिश थी, लेकिन इस साजिश में इस बार कोई फंस नहीं पाया। सरकार बहुत परेशान है, बहुत बैकफुट पे है कि वो जो चाहती थी वो पूरा नहीं हो पाया। जी जी जी। अच्छा, एक और मेरा सवाल है। एक बहुत बड़ा मतलब पूरे मैं देख रहा हूँ जो बड़े बड़े पेज हैं और खुद को हिंदूवादी मानते हैं, तो कहते हैं कंधों से ऊपर छाती नहीं होती और हिंदू से बड़ी कोई जाति नहीं होती। तो क्या जिस तरीके से हमारा जो संविधान है वो कहता है कि आप किसी वर्ग, किसी विशेष धर्म, किसी विशेष जाति के नहीं हो सकते, मतलब हम जो हैं भारत के लोग हैं, तो इसमें क्या क्या चीज़ें हैं? कौन है ऐसा वर्ग, कौन है ऐसे लोग जो इस तरह की शायरी या इस तरह की स्टेटस फैलाते हैं कि कंधों से ऊपर छाती नहीं होती, फलाने से बड़ी या कोई जाति नहीं होती? कौन लोग हैं? एक लाइन का जवाब है, सरकार का टोल किट। बात ही खत्म हो गई, सरकार का टोल किट है। अभी आप आरएसएस का भी जिक्र कर रहे थे, क्या आरएसएस जानबूझकर ऐसा कराना चाह रही है? क्योंकि आरएसएस वाले लोग तो कहते हैं हम तो अनुशासित लोग हैं। जी, क्या लगता है क्या ये सारा का सारा प्रोपेगेंडा जितना भी शुरुआत में मैंने बताई तो थी पूरी, जब आपको दंगों का इतिहास बताया था, कहाँ चलता है, क्यों चलता है। और आरएसएस को लेकर के शुरू से सबको पता है कि सांप्रदायिक संगठन है, वो हमेशा मुस्लिमों के विरोध में बोलता है। तो हम क्यों ना माने कि दंगों के पीछे आरएसएस का हाथ नहीं होगा। सबूत कभी किसी दंगे के नहीं मिलते, सरकार गायब करती, कभी आउट भी नहीं करती। लेकिन सबको पता है कि अगर एक संगठन ऐसा है जो किसी दूसरे समुदाय को लेकर बार बार उग्र होता हो, उनके विरोध में जाता हो, तो वो दंगों के बीच में शामिल क्यों नहीं होगा? भले इसकी सक्रिय भूमिका ना हो, लेकिन लोगों के दिमाग में भरने में तो उसकी भूमिका है। सोशल मीडिया के जरिए आप लोगों को ब्रेन वॉश करने की कोशिश की जाती है, तो उसमें उनकी भूमिका है या नहीं है? अगर मैं बार बार आपको, मैं या और लोग बार बार आपको एक ही बात कहें, आपके व्हाट्सएप पर लगातार मैसेज आते रहते हैं, हम हिंदू, ये वो काट दो, मार दो, ये कर दो, वो कर दो। आप एक चीज़ लगातार सुबह से लेकर शाम तक झेलते रहेंगे तो दिमाग में कहीं तो आएगा ना। बिल्कुल बिल्कुल। आप हिंसा की तरफ दौड़ोगे ना, सेकंड के लिए आपने ठहर कर आप सोच लिया कि नहीं यार ये चीज़ गलत है, तो आप रुक जाओगे, जो इस बार हुआ। अच्छा, ट्रेन में एक सीआईएसएफ के जवान ने अपने अफसर को मार दिया, 3 मुस्लिमों को ढूंढ के मार दिया, और फिर कहा जा रहा है कि वो मानसिक बीमार था। तो क्या एक मानसिक बीमार जो इतना बीमार हो, जिसके एफिडेविट तक लगा दिए गए हो कि तो मानसिक बीमार है, उसके हाथ में हथियार है और वो ढूंढ के मार रहा है, उसको पता है कि इसकी पहचान है, मुस्लिम है, उसको लेकर के जो डिपार्टमेंट के बयान खुद बदले गए। कभी मानसिक बीमार बता, फिर कहता बिल्कुल सही है, वो कोई मानसिक बीमार नहीं था। और वो जो वीडियो जो उसने बाद में बोल रखा था, वो बार बार मुझसे ये पाकिस्तानी है, ये हुए हैं, वो कोर्ट के सामने भी गायब कर दिया गया। बहुत सारे सबूत कोर्ट के सामने नहीं रखे गए। अगर सही जांच हो तो पता लग जाएगा उसके पीछे क्या साजिश। जी जी जी।